हाय दोस्तों, तो एपिसोड 3 में फियो चेन मैनिंग के पास आता है, कहता है कि अगर मेरा मोटिव एलएच ग्रुप को हासिल करना होता तो मैं फिर तुमसे शादी क्यों करूंगा। मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम बस अपना जोंग शिनयन का रोल प्ले करो और अगर तुमने दोबारा गलती की तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। फिर इसके बाद चेन मैनिंग की दोस्त नाना अपने होम टाउन चली जाती है और कहती है कि अब मैं फाइनली ग्रेजुएट हो गई हूँ तो इसलिए मैं वापस आ गई, और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि चेन मैनिंग अभी तक यहाँ पे पहुंची है। ये फोन पे मैसेजेस भी चेक करती जो इसने चेन मैनिंग को किए होते हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया क्योंकि इसको नहीं पता कि इसकी दोस्त किस मुसीबत में फंसी हुई है। और थोड़ी देर बाद इसकी मॉम आ जाती है, अपनी मॉम को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जाती अपनी मॉम के गले लग जाती है। फिर इसके बाद ये अपने घर आ जाती है और आके अपने डॉग के साथ बातें करने लग जाती है। अपने डॉग से ये चेन मैनिंग का जिक्र करती है तो इसकी मॉम आती है और कहती है कि तुमने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारी लेकिन तुम जरा भी मैच्योर नहीं हुई, तुम्हें चेन मैनिंग के फादर के सामने चेन मैनिंग का जिक्र नहीं करना चाहिए। वो उसका नाम सुनते ही अपसेट हो जाते हैं। दरअसल चेन मैनिंग की मॉम नहीं है और नाना के फादर नहीं है, तो इन दोनों के पेरेंट्स साथ रहते हैं और नाना अपनी मदर से कहती है कि आपने अंकल शन को परस्यू कर लिया है, तो इसकी मदर इसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तो नाना भी अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती और कहती है कि मॉम आपको तो लड़कों को परस्यू करना ही नहीं आता, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो इसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम ऐसा हरगिज कुछ नहीं करोगी। और इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी, तुम ऐसे ही नहीं रह सकती एक कॉमिक ऑथर बन के। तो ये अपनी मॉम को कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कॉमिक ऑथर बन के पैसे नहीं कमा सकती। और दूसरी बात ये कि मुझे कल ही एक जॉब ऑफर हुई है। तो तभी वहाँ पर चेन मैनिंग के फादर शन आ जाते हैं और वो भी इससे इसकी जॉब का पूछने लग जाते हैं। कहती है कि मुझे एक ज्वेलरी स्टूडियो में बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। तो शन मैनिंग का फादर नाना से कहता है कि अगर शन मैनिंग भी तुम्हारी जैसे ही ओबीडिएंट हो जाती तो मुझे उसके लिए इतना परेशान होना नहीं पड़ता। तो नाना कहती है कि आप फिक्र मत करें, जैसे ही उसकी भी ग्रेजुएशन पूरी होगी तो वो घर लौट आएगी। तो नाना कहती है कि सच मुझे याद आया, शन मैनिंग ने मुझे अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कहा था और मैं लेके भी आई हूँ। तो ये वो पेंटिंग दिखाती है तो वो उससे ट्विन रोज की पेंटिंग होती है। फिर इसके बाद शन मैनिंग घर में ही होती है कि तभी जिसका अंकल है वो फौरन शोर मचाता हुआ आता है और कहता है कि चेयरमैन की तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाए। तो ये फौरन चेयरमैन के कमरे में जाते हैं और डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है। तो पता चलता है कि चेयरमैन यानी शिनयन के दादा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर ये भी बताता है कि इनका किडनी फेल हो गया है, तो इसलिए अब हमें इन्हें घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा क्योंकि इनकी हालत मजीद दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और इसके बाद हमें तमाम फैमिली मेंबर्स का ब्लड टेस्ट भी करना होगा और ये भी मालूम करना होगा कि आप में से कौन किडनी डोनर बन सकता है। तो ये बात सुनके तो चेन मैनिंग की हवाइयां ही उड़ जाती हैं कि अब ये लोग ब्लड टेस्ट भी करेंगे, अगर हमें फैमिली में से ही कोई किडनी डोनर मिल गया तो हम फौरन तौर पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये फौरन रूम से बाहर आती है और फियो को कॉल करती है, लेकिन फियो का फोन इसके पास नहीं होता, दूर एक टेबल पे पड़ा होता है। फिर इसके बाद फियो का जो सेक्रेटरी होता है वो इसको आवाज देके बुलाता है और कहता है कि जिस गाड़ी में शिनयन और चेन मैनिंग का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का पता लगाना बहुत मुश्किल है सिर्फ एक नंबर प्लेट की मदद से। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे एक बात मालूम हुई है कि जिसने ये एक्सीडेंट करवाया है वो शायद किसी दूसरी पार्टी से है। हमने उस ट्रक के वेयर अबाउट और ओरिजिन का पता करवाया है और उसकी फाइनल लोकेशन भी जहाँ पे उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस इंफॉर्मेशन से ट्रक के ऑनर और उस ड्राइवर की जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे इजीली पता चल जाएगा। और इस इंफॉर्मेशन से ये बात साफ पता चल रही है कि जो ट्रक का ऑनर है और जो आदमी काले कपड़ों में था वो एक नहीं। और इस बात से ये बात पता चलती है कि इस सारे मामले में एक से ज्यादा पार्टीज मुलव्विस हैं। चेन मैनिंग फियो को ये कॉल कर रही होती लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता और तभी इसका जो कजन है जकाई वो आ जाता है, इसके हाथ से फोन खींच के देखता है कि किसको कॉल कर रही थी और ये कहता है कि अगर फियो तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि बात किस तरह से करनी है, खाना पीना किस तरह से है, तुम इतनी सी सिचुएशन से इतना ज्यादा घबरा गई हो। मुझे नहीं लगता कि जब जोंग शिनयन छोटी थी वो इतनी ज्यादा डरपोक हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है कि तुम बचपन में बहुत ज्यादा बोल्ड थी और हमेशा मुझसे लड़ाई में मुकाबला किया करती थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो और अब तो तुमसे प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं होती जब तक तुम्हारा फियांसे तुम्हारे साथ ना हो। क्या तुम वाकई में ही जोंग शिनयन ही हो ना? तो इस बात पे ये अपने कजन पे चिल्ला पड़ती है, कहती है कि मेरा फोन मुझे वापस दो, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। तो जियाकाई से कहता है कि एक मिस बनने की एक्टिंग मत करो तुम, क्योंकि अब इस खानदान में तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी नहीं बचा, सभी जा चुके हैं, तुम अकेली वाहिद हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन मिस्टीरियस से आदमियों के साथ मिलकर एलएच ग्रुप को हासिल कर लोगी? तुम ऐसा अपने ख्वाबों में भी नहीं कर सकती, ये बात याद रखना। और मेरी एक और बात याद रखो कि अगर तो तुम जोंग फैमिली का वाकई में हिस्सा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम जोंग फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो तुम अपना अंजाम याद रखना। फिर इसके बाद ब्लड सैंपल्स लेने के लिए नर्सेज आ जाती हैं और शन मैनिंग इनको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो जोंग जियाकाई जो होता है वो कहता है कि चलो सबसे पहले तुम लोग मेरा ब्लड सैंपल ले लो, मैं अपने दादा की जान को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता
हूँ और मैं ही एलेक्स स्टार का राइटफुल हायर हूँ। और जब नर्स जिया का ब्लड ले रही होती है तो ये इसको आंखों के इशारे से कहता है कि अब तुम शिनयन का लेना ब्लड। तो जब नर्स इसका ब्लड लेने लगी होती है तो ये कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे नीडल से बहुत ज्यादा डर लगता है। और दूसरी तरफ फियो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि जोंग फैमिली में हालात अब कैसे हैं। तो इसका सेक्रेटरी कहता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो फियो इससे पूछता है कि शेन मैनिंग की लोकेशन बताओ कि वो कहाँ पे है। तो इसका सेक्रेटरी से कहता है कि वो तो बाकी सबके साथ बाहर गई है और ये अपने सिस्टम से चेक करके बताता है कि शेन मैनिंग ने तुम्हें कई बार कॉल की थी। तो ये फौरन अपना फोन चेक करता है, कहता है कि उसने मुझे मैसेज भी किया, उसने बताया है कि चेयरमैन की हालत बिगड़ गई थी और अब ये सब लोग हैंसंग हॉस्पिटल में है। तो इसका सेक्रेटरी कहता है कि हैंसंग हॉस्पिटल में तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है और ये डीएनए वगैरह चेक करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो फियो कहता है कि हमारे सिस्टम को फौरी तौर पर स्विच करो फैंक्शन, सिस्टम को सबसे बड़े वीआईपी रूम के साथ स्विच कर दो और फौरी तौर पर जिस रूम में सब लोग बैठे होते हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज इनकी स्क्रीन पे नजर आने लग जाती है। और फैंक्चिंग कहता है कि ये सब लोग तो मिस शिनयन का ब्लड सैंपल ले रहे हैं। तो फियो कहता है कि तुम शेन मैनिंग पर नजर रखना और यानशिन को कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और यहाँ दूसरी तरफ नर्स शेन मैनिंग का ब्लड ले लेती है। तो यहाँ पर लिन मुफेन बोलता है और कहता है कि बस करो और खून मत निकालो क्योंकि ये बचपन में बहुत ज्यादा वीक हुआ करती थी, तो इसलिए तुम इसका इतना ज्यादा ब्लड मत निकालो। और तभी वहाँ पे फियो आ जाता है। शेन मैनिंग फियो को देख के एकदम से खुश हो जाती है और इसको आकर कमरे से बाहर ले जाता है। तो रास्ते में शेन मैनिंग इसे कहती है कि उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया है, अब मैं क्या करूंगी। तो फियो से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। और तभी वहाँ पर वो नर्सेज ब्लड सैंपल्स लेके जा रही होती हैं। तो जो फियो का सेक्रेटरी होता है फैंगशिंग, वो एक स्ट्रेचर पे झूठ मूठ की बॉडी को लेकर आ रहा होता है जो कि ब्लड सैंपल्स वाली ट्रॉली को अपने हाथ की मदद से हिला के गिरा देता है और जो शेन मैनिंग का ब्लड सैंपल होता है वो लिफ्ट में गिर जाता है जहाँ पे ये दोनों खड़े होते हैं और ये दोनों फौरी तौर पर लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और फिर इसके बाद फियो शेन मैनिंग को कहता है कि तुम फौरी तौर पर मेरा जो स्लीव है उसे रोल अप करो और कहता है कि मैं अपने ब्लड को तुम्हारे ब्लड के साथ मिक्स कर दूंगा, इस तरह से जो ब्लड सैंपल है वो अपनी टेस्ट एफिशिएंसी खो देगा। तो शेन मैनिंग कहती है क्या तुम मेरे खून के साथ अपना खून मिक्स करोगे। तो फियो से कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे ब्लड सैंपल तो तुम्हारे डीएनए का पता लगवा ले। और फियो अपना ब्लड निकालने लग जाता है इसके बाद। और दूसरी तरफ जोंग जियाकाई ने भी अपने किसी आदमी को ब्लड सैंपल्स के साथ हेरा फेरी करने के लिए भेजा होता है। तो ये थोड़ी देर बाद आके वहाँ पे चेक करता है तो जिसका आदमी होता है वो इसकी तरफ सर झुकाए खड़ा होता है, जिससे इसको मालूम हो जाता है कि जो इसने इसको काम दिया था वो पूरा नहीं हो सका। और इतनी देर में वहाँ पर इसकी मॉम और लिन मुफेन भी आ जाता है और ये लोग लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं, लिफ्ट रुकने का वेट करते हैं। तो जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर शिनयन का ब्लड सैंपल पड़ा होता है, लेकिन इनमें से किसी को भी मालूम नहीं है कि फियो और शेन मैनिंग ने ब्लड सैंपल के साथ क्या किया। फिर इसके बाद शेन मैनिंग हॉस्पिटल के बाहर बैठी होती है और थोड़ी देर बाद इसके पास फियो आता है कुछ पीने के लिए लेकर और कहता है कि तुम ये पी लो, लेकिन ये सिर्फ वो पीने के लिए नहीं लेती और कहती है कि जो आज हॉस्पिटल में हुआ उसके बारे में क्या कहोगे। तो ये कहता है कि तुम फैंगशिन और यानशा की एबिलिटी पर तुम्हें कोई शक है। तो ये कहती है कि नहीं, मैं तुम पे कोई डाउट नहीं कर रही, ना ही तुम्हारे आदमी पर, बस मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ कि आज मेरा ब्लड सैंपल ले लिया गया और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो फियो इसे कहता है कि हम इस सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हारे डीएनए के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। तो फियो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ये सब बता दिया था कि एलिच ग्रुप और जोंग फैमिली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो कुछ देर बाद पहले हुआ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ पहली और आखिरी दफा हुआ, ऐसा तुम्हारे साथ बार बार हो सकता है। तो शेन मैनिंग इससे कहती तुम्हारे सबसे क्या मतलब है, मुझे सब कुछ बार बार झेलना पड़ेगा। तो फियो इससे कहता है कि जब तक कि तुम एलिच ग्रुप और जोंग फैमिली की रियल ऑनर नहीं बन जाती तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तो इसलिए तुम्हें अब अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए और अपने पास्ट को भुला दो और सही में जोंग शिनयन बन जाओ। मैं अगर जोंग शिनयन बनने में नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा। तो फियो इससे कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो। तो शेन मैनिंग रोने लग जाती है और इससे रो रो के ये कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये बात सच है कि मैं बिल्कुल जोंग शिनयन जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैं जोंग शिनयन नहीं हूँ। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ जो कि एक मामूली से खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ यानशिन, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दो। तो फियो यानी यानशिन इससे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हम कितना आगे आ चुके हैं। अब तुम्हें बात मालूम भी है कि अगर तुम अब क्विट करोगी तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो ये कहती है कि जो भी हो मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे पास मेरा जो कुछ भी है मैं तुम्हें उससे कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शिनयन नहीं बन सकती। तुमने ही मुझे शिनयन की आंखें लगवाई थी ना, तुम ये भी वापस ले सकते हो। तो फियो इसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, दोबारा से इसका आके गला पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ कि तुम मुझे कैसे वापस करोगी, क्या तुम उसे जिंदगी में वापस ला सकती हो, क्या तुम उसकी जगह मरकर उसको जिंदा कर दोगी। तो शेन मैनिंग के साथ साथ फियो भी रोने लग जाता है, लेकिन ये
ये फौरन से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद फियो दोबारा वापस आता है और आके यहाँ पर इसको इसका पासपोर्ट देता है और कहता है कि पहली फुर्सत में तुम यहाँ से चली जाओ अपनी यूनिवर्सिटी वापस, जो भी तुम्हें पहली फ्लाइट मिलती है उसमें बैठ के, और जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारा जोंग शिनयन से और जोंग फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एलएच ग्रुप के साथ क्या होता है और क्या होगा, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आओगी अब। और बाकी सभी लोग हॉस्पिटल में ही होते हैं और तभी इनको मालूम होता है कि ब्लड सैंपल्स जो है वो लेबोरेटरी चले गए और अब उनके रिजल्ट्स 2 दिन तक आ जाएंगे। तो जिया का इससे कहता है क्या ब्लड सैंपल्स अभी तक वैलिड हैं, जो कुछ भी थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में हुआ है उसके बाद। तो जिया का ये कहता है कि जोंग शिनयंग को यहाँ पे दोबारा लेके आओ, हम उसका ब्लड सैंपल दोबारा से लेंगे। तो यहाँ पर लिन मोफन बोलता है और इससे कहता है कि कितने ही सालों से शिनयन अकेली अपने आप रह रही थी और जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा उसका ब्लड सैंपल लेना चाहिए। तो जिया का कहता है कि इतने से ब्लड से कुछ नहीं होने वाला। तो अंकल ग्यो का यहाँ पे आता है और कहता है कि लिन मोफन बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये शिनयन का बचपन का दोस्त है और ये शिनयन को बहुत अच्छी तरह से जानता भी है। तो जिया का कहता है कि अंकल गोंकी ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसकी माँ कहती है कि बस करो अब तुम, कि पूरा दिन हो गया हम लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अब थक चुके हैं। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं आज के लिए तो उसको जाने देता हूँ, लेकिन कल मैं दोबारा से उसका ब्लड सैंपल लूंगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने कौन सी नॉनसेंस क्रिएट की है। और अब एलएच ग्रुप की जो शेयर होल्डर्स मीटिंग है वो अगले हफ्ते होगी और वहाँ मैं उसको बता दूंगा कि जो एलएच ग्रुप और जोंग फैमिली का रियल ऑनर है वो मैं हूँ। फिर इसके बाद फियो वापस आता है और आके फैंगशिन और यान शुआई को कहता है कि फौरन से प्लान बी पर स्विच कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ एकदम से हॉस्पिटल की जो लाइट्स होती है वो सारी बंद हो जाती है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है वो लाइट्स को चेक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है, इसको मार के बेहोश कर देता है। और फिर इसके बाद यही आदमी चेयरमैन जोंग के रूम में जाता है और उनकी जो ड्रिप्स और जो ऑक्सीजन उतार उनको व्हील चेयर पे बिठा के अपने साथ ले जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि फियो ही होता है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।